हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कौन से टाइप्स आते हैं उसके बारे में हम उस इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क, दूसरी है लिक्विडिटी रिस्क, थर्ड है क्रेडिट रिस्क, फोर्थ है मार्केट एंड प्राइस रिस्क एंड लास्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं इन्फ्लेशन रिस्क के बाद। तो इन्फ्लेशन रिस्क मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब सादी से हिंदी भाषा में उसको कहते हैं महंगाई। तो इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, इन इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट क्या आता है कि आने वाले टाइम पे जितना पैसा एक पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए लगेगा वो पैसा हमें कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी महंगाई के कारण उस चीज की वैल्यू जो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक इमेज दी है, जहाँ पे इसको जो इंटरनेट पे बोला जाता है, इसको श्रिंकफ्लेशन बोला जाता है। श्रिंकफ्लेशन, जहाँ पे प्राइस बहुत सेंसिटिव है। अगर पार्ले जी अपना प्राइस अगर चेंज करेगा 10 रुपीज का तो लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने साइज कम कर दी। ठीक है, जैसे 140 ग्राम आता था पार्ले जी 2000 लगभग यहाँ से 10 साल पहले, तो वो 10 रुपए में था, जो अभी 110 ग्राम कर दिया। कोको कोला का भी कम हुआ, विम का भी कम हुआ, मैगी का भी कम हुआ, डेयरी मिल्क का भी कम हुआ। तो यहाँ पे प्राइस तो सेम रखी, लेकिन साइज है ना वो कम हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें उसी पैसे में कम चीजें मिलने लगी, क्योंकि महंगाई के कारण इसका जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम हो गई, तो उन्होंने श्रिंक कर दिया प्रोडक्ट। उसी तरीके के हमारे डेली लाइफ में भी या फिर इन्वेस्टमेंट करते समय भी ना, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मनी की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। जैसे हमारे पास अगर 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, और इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो चल रहा है 8% के अराउंड, और 5 साल के बाद मतलब 10,000 में जितने भी वस्तुएं आ रही है, तो 5 साल के बाद उसी वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें जो लगेंगे वो लगेंगे 14,693 रुपए। मतलब जो 10,000 में आज वस्तुएं मिल रही है, 5 साल में वही वस्तुएं आपको 14,000 में मिल जाएगी। लगभग 4,000 आपको 4,500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 8% है। यहाँ पे इन्फ्लेशन 8% है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन को बीट होने वाला जो इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको वो करना पड़ेगा। जैसे फॉर द टाइम बिंग, अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न देता है, और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन 8% है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? तो रियल रेट ऑफ रिटर्न RRR, रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रफली इसको इस तरीके से करते हैं, महंगाई के ऊपर एडिशनल कितना रिटर्न दिया। तो महंगाई के ऊपर एडिशनल दे दिया है 4% रिटर्न। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने 12% देगा और इन्फ्लेशन 8% रहेगा, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा? 4% का। लेकिन इसको हमने यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट तरीका है कैलकुलेट करने का। रियल वे जो इसका कैलकुलेट करने का है वो है कि अगर इसका जो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता है, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है? 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। अभी हमें क्या निकालना है? तो ये 12% को हम अगर अज्यूम करके चलिए, NRR नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये है इन्फ्लेशन। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे इस फॉर्मूला अगर अगर हम डालेंगे तो इक्वल टू, हमारे पास RRR नहीं है, हमारे पास RRR नहीं है, हमारे पास नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन है। तो इन दोनों को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहा है 1 प्लस इन्फ्लेशन, इस साइड आके इक्वल टू के इस साइड आके इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो कर देते हैं। तो 1 प्लस 12% को लिंक कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को भी कर दिया डिवाइड बाय, और इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है,
आप क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आने के बाद इक्वल टू, ये क्या हुई, इक्वल टू 1 + RRR है, क्योंकि 1 + NR को इधर इन्फ्लेशन 1 + इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड करेगा, तो अभी बचा 1 + RRR। तो अगर हम इसमें से 1 - करेंगे, -1 करेंगे, तो जो बची हुई वैल्यू आ गई, ये आ गई इन्फ्लेशन, ये आ गई, सॉरी, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप देखोगे तो ये लगभग ये भी 4% है, लेकिन ये 4% से थोड़ा सा अलग होगा, 3.70%। ये प्रिसाइज मेथड है कैलकुलेट करने की रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट करते समय। तो यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे लिक्विडिटी रिस्क। अभी लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, वो इजीली, कितना इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको कहेंगे हम लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो जनरली सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बैंक डिपॉजिट्स में होती है। हमारी फिक्स डिपॉजिट हम इमीडिएट, सेविंग डिपॉजिट हम इमीडिएट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लाइक पीपीएफ, रियल एस्टेट, उसमें लिक्विडिटी कम होती है। अगर हमें कहीं रियल एस्टेट का फ्लैट बेचना है, तो फ्लैट बेचने के लिए लगभग हमारे महीने चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, विद इन अ क्लिक नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी है, जैसे कि नीचे का एसेट इक्विटी लिखा है हमने, इक्विटी में लिक्विडिटी है, इजी लिक्विडिटी है, लेकिन वैल्यू के कारण वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट है, ये एनएससी की वेबसाइट में यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बाद हम चले जाते हैं इंडाइसेस में, ठीक है। इंडाइसेस में चले जाने के बाद ना, यहाँ पे इंडाइसेस के अंदर है इम्पैक्ट कॉस्ट, यहाँ पे क्लिक किया तो इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी मेजर करने का ये एक टूल है इम्पैक्ट कॉस्ट, कि लिक्विडिटी कम होने के कारण कितना इम्पैक्ट आएगा मेरे ट्रांजैक्शन में, ये लिखा है। तो आप यहाँ पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट कॉस्ट एंड ऑल, सब कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में दे दी है। मैं आपको बस चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे लास्ट में उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देखोगे एक ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे क्या है कि बाय क्वांटिटी, सेल, बाय प्राइस, सेल क्वांटिटी और सेल प्राइस यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि 1000 क्वांटिटी कोई बाय करनी है और उसने अपनी प्राइस कोट कर दी है 98 रुपीज। तो बेस्ट बाय जो है ना, जो सबसे ज्यादा कोट करेगा वो बेस्ट बाय मतलब ऊपर आएगा, सबसे ऊपर, ठीक है। और सबसे कम सेल प्राइस वाला सबसे ऊपर आएगा, ये होगा बेस्ट सेलर, ये हुआ बेस्ट बायर, सॉरी, ये हुआ बेस्ट बायर और ये हुआ बेस्ट सेलर, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये दोनों का अगर प्राइस मैच होगा, मतलब इसका भी 98 और इसका भी 98 होगा, तो आइडियली इसमें एक ट्रेड होना चाहिए। अभी ट्रेड होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है कि इसने 98 कोट किया है, इसने 99 पे किया है। तो आइडियल प्राइस क्या है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 2 बाय 1500 शेयर। अभी किसी को ना यहाँ पे 1500 शेयर बाय करने हैं, ठीक है। तो उसको आइडियली कितने प्राइस पे मिलने चाहिए, तो 99, 99, ये वाला 99 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, आइडियल प्राइस कितना आया, 98.5, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में दिखा आइडियल प्राइस 98.5। अभी एक्चुअल प्राइस कितना आया, चलो उसने क्या किया, 1500 उसको शेयर्स खरीदने हैं ना, लेकिन यहाँ पे 1000 शेयर 99 पे कोई बेच रहा है। तो सबसे पहले क्या किया उसने, 1000 शेयर 99 रुपीज पे खरीद लिए, यहाँ पे आप देखोगे मेरा जहाँ पे माउस है, प्लस 500 आगे के शेयर है उसने 100 रुपीज प्राइस पे खरीद ली, क्योंकि यहाँ पे 1500 पे, 1500 क्वांटिटी पे 100 रुपए पे एक दूसरा सेलर भी बैठा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये वाले बायर ने 500 शेयर 100 रुपए पे भी खरीदे, तो टोटल कितने हुए 1500। तो उसकी प्राइस कितनी आई, 99.33 रुपीज, 99.33 रुपीज उसके एक्चुअल बाई प्राइस हुई। तो आइडियली उसके मिलने कितने चाहिए थे, 98.5, लेकिन मिले कितने रुपीज पे, 99.33। अगर इसको इसमें से डिवाइड, इस 99.33 माइनस 98.5 इसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 98.5 करेंगे, तो जो परसेंटेज टर्म में जो आएगा उसको कहेंगे इम्पैक्ट कॉस्ट। तो फॉर 1500 शेयर उसको इम्पैक्ट कॉस्ट जो पड़ी वो पड़ी ना 8.84%। तो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है ना, ये एक लिक्विडिटी मेजर जो इक्विटी में
देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी रिस्क का। अब हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। अब क्रेडिट रिस्क मतलब क्या है कि बोरोवर मे नॉट रिपे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपना जो लिया है, उसने कर्जा लिया है, वो वापस नहीं कर सकता, तो वो है क्रेडिट रिस्क। उसके बाद नीचे का पॉइंट है इश्यूअर एबिलिटी और इंटेंशन, या फिर उसमें कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, तो इसकी एबिलिटी नहीं है, या फिर उसने देने का मनी नहीं है, तो उसका इंटेंशन नहीं है देने का। तो ये इश्यूअर्स एबिलिटी और इंटेंशन। अभी क्रेडिट रिस्क से क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन द बॉन्ड एंड डिबेंचर। लो रिस्क बॉन्ड लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें क्या होगी, क्रेडिट रिस्क कम होगी। लेकिन जो रिस्कियर कंपनीज है, उनमें क्रेडिट मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट के अलावा कंपनीज है, उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। उसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक वेबसाइट है इंडिया बॉन्ड्स करके। ये क्या वेबसाइट है, इंडिया बॉन्ड्स। यहाँ पे अगर हम आ गए नीचे, तो यहाँ पे आप अगर आओगे, तो यहाँ पे है कि जीसेक एंड एसडीएल, जीसेक एंड एसडीएल पे मैंने क्लिक किया, तो आप कूपन देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या है, कितना इंटरेस्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट देने वाला है, 7.14%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना दे रहा है, 7.22%। लगभग 7.5% के अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी देखें, तो उसको कितना पड़ रहा है, 13.5 13.84%, लगभग 14% के अराउंड उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इजी सैलरी सर्विसेज, अर्ली सैलरी सर्विसेज, उसको 11.75% पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, और कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज, सॉरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या है, क्रेडिट रिस्क नहीं है। अगर गवर्नमेंट में लास्ट टाइम पैसा नहीं दे सकता, गवर्नमेंट प्रिंट करके भी पैसा वापस देगा, तो इसमें क्रेडिट रिस्क है ही नहीं। लेकिन इसमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा होने के कारण इनसे कूपन जो है, कूपन है वो ज्यादा कोट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट। तो ये हुआ क्रेडिट रिस्क। ठीक है, उसके बाद की जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। अभी मार्केट रिस्क मतलब क्या है कि जो वॉर, इकोनॉमिक इश्यूज आने के कारण जो मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट करेक्ट होता है, तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये निफ्टी है, ये आज की जो तारीख है, आज की तारीख है लगभग 15 अक्टूबर 2000, सॉरी, आज की तारीख है 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर चल रही है आज की तारीख। तो यहाँ पे जो हमारे इस साल के जो इलेक्शन हुए थे, इसके कारण यहाँ पे एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के बाद कारण मार्केट नीचे गिरा, तो ये मार्केट रिस्क हुई। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था। सेम चीज अगर आप अगर अभी का फॉल हम देखें, ये जो फॉल आ रहा है, ये वाला जो फॉल है, ये वाला जो लास्ट का फॉल है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, तो इसके कारण मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लगभग कितना, एक हफ्ते में देखते हैं हम कितना गिरा है मार्केट। तो लगभग एक हफ्ते में 4.5% के अराउंड मार्केट गिरा है। ये मेन रीजन है इसका, वॉर वगैरह कंडीशन के कारण मार्केट रिस्क जो है, तो इस तरीके से मार्केट रिस्क अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हुआ मार्केट रिस्क। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइस रिस्क। अभी प्राइस रिस्क क्या है कि कंपनी में कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आता है, पॉलिसी चेंजेस हो जाते हैं, उसके कारण जो प्राइस में करेक्शन आता है, तो वो होगा प्राइस रिस्क। जैसे अवंती फीड्स में बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉटन के लिए कॉटन सीड्स के ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करे, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसके प्राइस रिस्क पे भी आया था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं प्राइस रिस्क का, वो है ईवी के कारण, टेक्नोलॉजी चेंजेस आने के कारण ईवी इंडस्ट्रीज में कंपनीज को कैसे, पर्टिकुलर कंपनी को कैसे अफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम एक शेयर देखते हैं जिसका नाम है फोर्ड। फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स, फोर्ड फोर्ड मोटर कंपनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइन चार्ट में कर देता हूँ। ये फोर्ड मोटर हुई, उसके साथ में मैं एक दूसरा चार्ट लगा देता हूँ, टेस्ला। ये चार्ट में कर देता हूँ मंथली बेसिस पे। तो ये दोनों ने पर्टिकुलर टाइम में, ये फोर्ड, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको मैं हाइड कर दूं, तो फोर्ड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और हिस्टोरिकल आप देखोगे, फोर्ड ने कंटिन्यूअसली अच्छा खासा रिटर्न ओवरऑल वो हिस्टोरिकली दिया है। लेकिन अभी टेस्ला आने के कारण टेस्ला आने के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो चीजें चेंज हुई है।
टेस्ला आने के कारण चीज़ें चेंज हुई है। टेस्ला ने कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू फोर्ड, क्योंकि टेस्ला प्योरली इलेक्ट्रिकल कार्स मैन्युफैक्चरिंग वो करती है और ईवी में उनका मेजर स्टेक है। तो ये हुई प्राइस रिस्क। जो फोर्ड मोटर सालों से थी, टेस्ला के आने से भी पहले से ही लगभग 1968 से थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया टेस्ला आने के कारण पूरी की पूरी कंपनीज को। ठीक है, तो ये हुआ फोर्ड का, ये हुआ प्राइस रिस्क का। ठीक है, अभी लास्ट की जो रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अभी इंटरेस्ट रेट जो चेंज होते हैं उसके कारण प्राइस ऑफ द बॉन्ड या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स में ना चेंज होते हैं। उसके प्राइस में चेंज होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। उसमें जनरली इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। मैं आपको ना ये एग्जांपल से बता दूंगा। तो ये मैं फॉर द टाइमिंग ये डिलीट करता हूँ। तो कोई एक बॉन्ड है, ठीक है, कोई एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100। कूपन जो है, अभी अगर आपको कूपन नहीं पता, कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रॉमिस कर रहा है वो पे करने का, तो अगर हम पकड़ के चले 7% का कर रहा है। ठीक है, कितने साल के लिए बॉन्ड है, टेन्योर जो है उसका टेन्योर हम पकड़ के चले 3 ईयर्स का है। ठीक है, और अभी यील्ड जो चल रही है, जो यील्ड चल रही है, यील्ड हम पकड़ के चले कि 10% की चल रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, तो पहले ईयर के एंड में एनुअल कूपन है, कूपन पे करेगा तो फेस वैल्यू के ऊपर 7% कूपन, मतलब 7 रुपए पे करेगा। दूसरे साल में भी क्या करेगा ये बॉन्ड, 7 रुपए पे करेगा, और तीसरे साल में भी क्या करेगा, 7 रुपए तो पे करेगा ही करेगा, साथ में आपकी फेस वैल्यू भी पे कर देगा। तो इसका प्राइस कितना होगा, अभी के टाइम पे प्राइस कितना होगा, तो प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय करंट जो यील्ड चल रहा है 10% का, वो हमने कर लिया, रेस्ट टू द पावर 1 साल से उसको डिस्काउंट कर लिया। ये सिर्फ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग अभी क्या कर रहे हैं, 1 साल के बाद मिलने वाला जो कूपन है, मतलब लगभग 7 रुपए, उसको अभी के टाइम पे उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। कितने परसेंट से डिस्काउंट कर रहे हैं, बाजार में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं 10% से, उससे डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, लगभग इतना आया। सेम चीज मैंने यहाँ यहाँ पे लेके गया। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ मुझे एडजस्ट करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे मैंने फिक्स करना भूल गया, तो यहाँ पे F4 से फिक्स होगा एक्सेल में। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे रो फिक्स कर देता हूँ 7 से। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी बस मुझे 7 चेंज करना है। ठीक है, इसको डिलीट किया और यहाँ पे 7 लेके आया। ये सॉरी, रो किया और यहाँ पे आया F चाहिए, क्योंकि 2 साल से डिस्काउंट होगा। यहाँ पे F किया, F के बाद G किया और E को हटा दिया हमने यहाँ पे और ये ले लिया। तो अगर इसके हम सम करें तो इस वाले बॉन्ड की जो प्राइस होगी ना वो 92 रुपीज की होगी। कितनी होगी, 92 रुपीज की। ठीक है, 100 रुपए का पॉइंट है, 7% कूपन पे कर रहा है, तो अगर बाजार के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कोई भी उसको 98 रुपीज में बाय करना, 92 रुपीज में बाय करना चाहेगा। कौन चाहेगा, अगर बाजार में 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये जीसेक है, इसके लिए समझाने के लिए, तो उसको हम 92 रुपीज में खरीदेंगे क्योंकि बाजार में 10% का रेट चल रहा है। तो ऐसे ही कहा ना कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी चलो बाजार के इंटरेस्ट रेट कम होके हो गए 5%, तो बॉन्ड के प्राइस देखो इंक्रीज हुए। अगर मैं चेंज करता हूँ 10%, तो भाव डिक्रीज हुआ। अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो भाव इंक्रीज हुआ। अभी मैं इंक्रीज करूंगा तो भाव डिक्रीज हुआ। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है ना, ये है। अभी दूसरी बात क्या है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है ना मोर सेंसिटिव होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो, उसकी वैल्यू ज्यादा रेट से चेंज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यहाँ पे लेके आया 4 और एक 5। सेम बॉन्ड है एक जो इसका 5 साल का है, बस यहाँ पे 3 साल है ना, हमने क्या किया, टेन्योर उसका बढ़ा दिया। ठीक है, 3 साल तो इतना मिला ही मिला, 4 4 सालों में भी इतना मिला, और 5 सालों में क्या किया,
₹7 मिले प्लस तुम्हारा आपका जो फेस वैल्यू है वो भी आपको वापस मिल गया। इतना अमाउंट आपको वापस मिल गया। अभी उसका वैल्यूएशन करते हैं हम। यहाँ तक तो हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले का कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हमें डिस्काउंट करना है इससे। ठीक है, इसको अगर हम 4 से करें, ये आ गया। अब बचा हुआ ये बचा बस सिर्फ, इसको हमने 107 लिया और ये वाली वैल्यू की जगह हमने ले लिया ये। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो ये देखोगे आप, देखा, तो ये आ गई 5 साल के बॉन्ड्स की प्राइस अभी की, और ये हुई 3 साल के बॉन्ड्स की। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, मतलब बाजार के भाव पहले 7% होंगे, तो दोनों के दोनों ₹100 पे। देखो ये बाजार के भाव अगर मैं 7% कर देता हूँ, तो दोनों के दोनों ₹100 पे ट्रेड हो रहे हैं। मतलब 3 साल का बॉन्ड, ये 3 इयर्स बॉन्ड, और ये 5 इयर्स बॉन्ड, ये दोनों के दोनों सेम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर बाजार के भाव ट्रेंड इंक्रीज हुए, 10% हुआ, तो आप देखोगे 3 साल के कंपैरिजन में 5 साल का जो बॉन्ड है वो ज्यादा गिरा है। ठीक है, और उसी समय अगर इंटरेस्ट रेट बाजार के कम हुए, तो आप ये देखोगे कि 3 साल के कंपैरिजन में 5 साल के बॉन्ड के भाव जो है ज्यादा रेट से इंक्रीज हुए, ज्यादा से इंक्रीज हुए। तो ये जो पॉइंट्स है लास्ट का, कि लॉन्गर टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स फेसेस मोर प्राइस फ्लक्चुएशन देन शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और एक बॉन्ड का एग्जांपल भी आपको समझाया। तो ये लगभग हमारे थे सारे जो ओवरऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे रिस्क है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन रिस्क देखा, महंगाई के कारण लिक्विडिटी, मतलब अगर वो लिक्विडिटी इजीली कैश नहीं कर पा रहे तो उसको लिक्विडिटी रिस्क है। क्रेडिट रिस्क मतलब वो पे नहीं कर पा रहा बोरोवर, वो क्रेडिट रिस्क है। मार्केट रिस्क मतलब हमने समझा कि मार्केट रिस्क मतलब जो बाजार में जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आ रहा है उसके कारण जो रिस्क आ रहे हैं उसको मार्केट रिस्क बोला है। प्राइस रिस्क मतलब कंपनी में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण जो रिस्क आ रहे हैं वो प्राइस रिस्क है। और लास्ट में जो हमने देखा इंटरेस्ट रेट रिस्क, जहाँ पे बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के कारण, जैसे हमने 7% का 10% इंक्रीज करके देखा कि भाव कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप, और उसके साथ में हमने दूसरे दूसरे टाइम पीरियड, मतलब 3 साल के बॉन्ड्स को भी 5 साल के बॉन्ड्स के भी कंपेयर करके हमने इसमें बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इन्वेस्टमेंट रिस्क को टैकल करने की स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।